जय हिंद। लगातार चल रही इस सीरीज में आज 15वां भाग है, जिसमें कि हम आज चर्चा करेंगे अगले परिषद अधिनियम की, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है उस पर हम ले रहे हैं। तो आज का जो परिषद अधिनियम है वो रहेगा 1909 का भारत का परिषद अधिनियम, जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान जो अधिनियम बने थे, जिसमें कि भारत शासन अधिनियम और कंपनी शासन अधिनियम जो बने थे, उसमें से हम इस अधिनियम की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। साथियों, तो इसमें अगर हम बात करें तो पिछली क्लासेस में हमने जो कवर किया है वो हम थोड़ा सा बता दें। इसमें इसमें कि हमने कवर किया था भारत शासन अधिनियम के जो नियम कवर किए थे। तो सबसे पहले मैंने भारत शासन अधिनियम 1858 मैंने कवर कर लिया पिछली क्लासेस में, और 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, उस क्लास को कवर नहीं किया है, तो उसमें आपको ये सारे अधिनियम जो मैं पिछली क्लासेस में ले चुका हूँ वो उसमें मिल जाएंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909 की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो अधिनियम बनाए गए थे वो दो तरीके के थे। एक कंपनी शासन अधिनियम, कंपनी लॉ, और दूसरा भारत शासन अधिनियम। तो कंपनी लॉ मैंने कंप्लीट करा चुका हूं, और अब मैं भारत में जो क्राउन लॉ आया उसमें जो भारत के शासन के लिए अधिनियम बनाए गए वो कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1858 के बाद में टोटल 6 ऐसे अधिनियम आए जो कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि 1858 का जो अधिनियम आया वो क्राउन शासन में कन्वर्ट करने का अधिनियम था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद में आया। फिर भारत में परिषद का विकास हुआ, परिषद की में बढ़ोतरी की गई, परिषद की तैयारी की गई। वो सारे अधिनियम जो कहलाए वो भारत परिषद अधिनियम कहलाए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, और ये बाकी के 3 अधिनियम भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम के रूप में जाने जाते हैं, जो कि 1909 से लेकर 1909 का भी जो अधिनियम है वो भारत परिषद अधिनियम ही है। ठीक है ना। इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि परिषद का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें अगर परिषद दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें परिषद के बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। परिषद के बारे में ज्यादा जानकारी, यानी कि इसमें परिषद का विकास और परिषद में हुए बदलाव की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसलिए ये 3 अधिनियम जिसमें परिषद जुड़ा हुआ है वो तीनों अधिनियम यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद के शेष जो है वो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि भारत में शासन करने की बात की गई है, और उसमें जो बदलाव किए गए थे शासन करने के लिए उसका प्रारूप इसमें देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं, और एक एक करके वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। भारत परिषद अधिनियम, अगर हम भारत परिषद अधिनियम की यहाँ पर बात करें तो भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है उसमें जो देखा गया है वो ये है कि यहाँ पे मार्लियामेंटो सुधार के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि इस अधिनियम में तो मार्लियामेंटो सुधार यानी कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, जो कि मेन इसी नाम से इसको जाना जाता है, जो कि मार्लियामेंटो सुधार के नाम से, या फिर 1909 भारत परिषद अधिनियम, कुछ भी कह लो इसको। ठीक है ना, इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कह सकते हैं अपन, मार्लियामेंटो सुधार, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। यानी कि इसमें मार्ले और मिंटो ये 2 नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि उस समय के जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव बनकर आए थे। यानी कि भारत का राज्य का जो सचिव था, जो कि
इंग्लैंड की कॉमन्स हाउस का प्रतिनिधित्व करता था, वहां का मेंबर हुआ करता था, वो भारत का सचिव बनकर आया था उस समय। और उस समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। यानी कि इन दोनों के द्वारा जो नियम बनाए गए, जो रिफॉर्म किए गए, उसको कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। यानी कि 1909 के समय में लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे जब यह अधिनियम आया, और मार्ले जो कि भारत के राज्य सचिव थे, जो कि इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर सचिव बनाए गए थे। तो इस कारण से इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसको क्यों कहा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले रिफॉर्म, अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें कि यहां पर दिया गया है विधान परिषद के आकार में वृद्धि। नोट कीजिएगा, इस रिफॉर्म में, जो कि भारत परिषद अधिनियम 1909 कहलाता है, इसमें जो विधान परिषद थी उसके आकार में, यानी कि उसके उसमें जो मेंबर्स थे, उसमें उनके जो सदस्य थे, सदस्य में यहाँ पे काफी ज्यादा वृद्धि कर दी गई थी। यानी कि इस अधिनियम में, क्योंकि जो विधान परिषद थी वो दो तरीके की होती थी, आज भी होती है। और उन विधान परिषद में एक होती थी उस समय केंद्रीय परिषद, और दूसरी होती थी प्रांतीय परिषद। तो केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद जो थी विधान परिषद, उनके आकार में यहाँ पर काफी ज्यादा वृद्धि हुई, और यहाँ पर केंद्रीय परिषदों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। नोट कीजिएगा, यहाँ पर केंद्रीय परिषद थी, इसकी संख्या पहले 16 होती थी, अब इसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। 16 से बढ़ाकर यहाँ पर 60 कर दिया गया था। और प्रांतीय परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, यानी कि जहां यहाँ पर प्रांतीय परिषद थी, उनका आकार वहां के प्रांतों के अनुसार हुआ करता था, यानी कि वो ऊपर नीचे हुआ करती थी। लेकिन केंद्रीय परिषद एक ही थी, तो वहां पर जो उस समय संख्या थी, इससे पहले जो 1892 का अधिनियम आया था, उस अधिनियम में यहाँ पर जो केंद्रीय परिषद की संख्या थी वो 16 थी। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर 1909 के भारत परिषद अधिनियम में यहाँ पर जो केंद्रीय परिषद की संख्या थी उसमें काफी ज्यादा वृद्धि की गई, और इसको 16 से 60 कर दिया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, पहली बार भारतीय को कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान था, यानी कि किसी भारतीय को यहाँ पर शामिल किया गया था। यानी कि इस अधिनियम में केंद्रीय परिषद में जो बात, मतलब इसमें ये बात पूरी तय हो गई थी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं जो कि मैं छोड़ रहा था यहाँ पर, जो कि आकार की वृद्धि की बात होती है। इस अधिनियम में जो है ना, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा था, यानी कि यहाँ पर जो प्रांतीय परिषद थी उसका जो बहुमत था, वो बहुमत केंद्रीय परिषद के मुकाबले कम हुआ करता था। तो यहाँ पर जो केंद्रीय परिषद थी, तो केंद्रीय परिषद का जो बहुमत था उसका आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जो कि 16 से 60 कर दिया गया था। लेकिन जो प्रांतीय परिषद थी, तो प्रांतीय परिषद का जो आंकड़ा था वो केंद्रीय परिषद के आंकड़े से काफी ज्यादा कम हुआ करता था। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि इस अधिनियम से केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत था उसको बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी उसमें बहुमतों की अनुमति थी। यानी कि यहाँ पर बहुमत बराबर था, यानी कि केंद्रीय परिषद जो था वो हमेशा ज्यादा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रांतीय परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की बहुमतों की आवश्यकता होती थी, वहां पर बहुमत होना जरूरी होता था। ठीक है, यानी कि इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा काफी ज्यादा बढ़ाया था, क्योंकि यहाँ पर परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। अगर सदस्यों की संख्या बढ़ी थी तो यहाँ पर उन परिषद के कार्यों का दायरा भी बढ़ा था। यानी कि यहाँ पर अगर मान सकें तो यहाँ पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क हुआ करते थे वो काफी ज्यादा बदल गए थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो पूरक प्रश्न थे उनको पूछना, साथ ही साथ में बजट में संकल्प को रखना आदि यहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता था। यानी कि इस अधिनियम में पहली बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, पहली बार यहाँ पर किसी भारतीय को कार्य परिषद के एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। यानी कि कार्य परिषद में एक साथ जो कार्य परिषद होती थी वो क्या, गवर्नर और वायसराय की हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे किसी भारतीय को शामिल किया था। यानी कि इस अधिनियम ने के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद हुआ करती थी उसके साथ में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान
किया था। यानी कि जो प्रेसिडेंसी हुआ होती थी वहां पे गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जो सेंट्रल हुआ होती थी, सेंट्रल में क्या होता था, वायसराय हुआ करता था। वायसराय के अंडर में आते थे गवर्नर। तो जो प्रांतीय सरकार होती थी उनके अंडर में वो जो गवर्नर के अंदर अंतर्गत आती थी या उसके अंडर में आती थी, वहां पर भी कार्य परिषद हुआ करती थी। और इसी अधिनियम के तहत ये बदलाव किया गया था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में के साथ में एसोसिएशन यानी कि एसोसिएशन बनाने का प्रावधान यहाँ पर एसोसिएशन के साथ में एक मतलब के एसोसिएशन बनाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया। और पहली बार यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कौन, राजेंद्र प्रसाद, मैं यहीं पे लिख रहा हूं इसी के अंदर में, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा एक पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जो कि सदस्य बने थे इसमें, और उन्हें किसमें, विधि का सदस्य बनाया गया था। विधि यानी कि लॉ का मेंबर बनाकर यहाँ पर भेजा गया था। कौन, राजेंद्र, सत्येंद्र, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को यहाँ पर वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य यहाँ पे बने थे, जो कि विधि के सदस्य इनको बनाया गया था। और इसी अधिनियम में यहाँ पर अगला पॉइंट ले लेते हैं। इसी अधिनियम में यहाँ पर पृथक निर्वाचन का प्रोविजन भी रखा था। यानी कि यहाँ पर पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा था। यानी कि अब मुस्लिमों को यहाँ पर फूट डालो, राजनीति की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई थी, इंपोज कर दी गई थी। और यहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग से यहाँ पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था, जो कि एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता था। यानी कि इसके अंतर्गत अब मुस्लिम सदस्यों को चुनाव में यहाँ पे मुस्लिम मतदाता ही, यानी कि जो मुस्लिम सदस्य होते थे उसमें अगर मतदान की बात की जाए तो उसमें मुस्लिम मतदाता ही उसको वोट कर सकते थे, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। यानी कि मुस्लिम को मुस्लिम वोट करने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत लाया गया था, जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में इस प्रकार के अधिनियम को क्या कहा गया था, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने के लिए यहाँ पर इसको प्रदान की थी। किसने की थी, मिंटो ने, वैधानिकता प्रदान की मिंटो ने। और इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। किसको, मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को यहाँ पर किस नाम से जानते थे, इसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया ये इसके बाद। तो ये पॉइंट सारे यहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। हो गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो है वो है प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान इसमें रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, प्रेसिडेंसी की कॉर्पोरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदारों के लिए भी यहाँ पर एक से अलग ही प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था। तो ये सारे पॉइंट जो कि मैंने आपको बताए 1909 के जो पार्लियामेंट रिफॉर्म या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक एक करके फिर से अपन यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला, इसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है या फिर भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के जो आकार है उसमें वृद्धि कर दी गई थी, जो कि 16 से 60 कर दी गई थी। साथ ही साथ में जो प्रांतीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद का आकार इनसे कम ही था। यानी कि पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत देखा जाए तो केंद्रीय परिषद के पास में हमेशा होता था, लेकिन यहाँ पर जो प्रांतीय परिषद होती थी उनको बहुमत साबित करना पड़ता था, बहुमत बनाना पड़ता था। पहली बार भारतीय को इस कार्य परिषद के साथ में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान रखा गया, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को यहाँ पर पहली बार मेंबर बनाया गया था और वो विधि के मेंबर बने थे। साथ ही साथ पृथक निर्वाचन यहाँ पर प्रावधान रखा गया, जिसमें कि मुस्लिमों के लिए यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया। और
इसी से मिंटो को यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदारों के लिए भी अलग से यहाँ पर प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर मार्लिमेंटो रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो ये कैसा लगा आपको, पूरा लेक्चर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक के पर देख रहे हैं, तो लगातार मेरे पेज को आप फॉलो करते रहिए और फॉलो करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन उस पर भी मिलते रहेंगे। और मेरे पेज को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।